हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर आज फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा संबंधी इस भाग 3 के साथ विधि शास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न विचारधाराओं के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं और इसी कड़ी में विश्लेषणात्मक विचारधारा के अंतर्गत महत्वपूर्ण विधि शास्त्री जॉन ऑस्टिन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि इसमें मैंने ऑस्टिन के आगे ए लिखा है, तो बहुत ही स्पष्ट बात है कि ऑस्टिन महोदय के द्वारा जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की बात की गई है, निश्चयात्मक विधि के संबंध में जो बात की गई है, उसे हम 2 वीडियोस के माध्यम से सुविधाजनक रूप से समझ सकेंगे। दरअसल इनके द्वारा जो व्यवस्था दी गई वो आज भी बहुत ही सुसंगत मानी जाती रही है और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो हम लोग इनको अच्छी तरह से समझ सके, इस कारण से ऑस्टिन महोदय के द्वारा जो व्यवस्था दी गई उसको हम 2 भागों में देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सर जॉन ऑस्टिन के बारे में जानना और उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसको समझना। जॉन ऑस्टिन, ये नाम एनालिटिकल स्कूल में बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है। ये तो हम जानते ही हैं that he is the founder of the analytical school। ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रणेता रहे हैं। He is considered as the father of English jurisprudence। इन्हें आंग्ल विधि शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इनका समय 1790 से 1859 तक का था। He was Bentham's student। बेंथम के ये शिष्य थे, ये तो हम जानते ही हैं। He was elected to the chair of jurisprudence in the University of London in 1826. Then he proceeded to Germany and devoted some time to the study of Roman law as it was taken in Germany। यहाँ से वो जर्मनी गए और जर्मनी में उन्होंने रोमन विधि का कुछ समय तक अध्ययन किया। The scientific treatment of Roman law there made him aware of the chaotic legal exposition of law in his own country। जिस तरह से जर्मनी में रोमन विधि का वैज्ञानिक निरूपण किया गया था, उससे उन्हें स्वयं के देश में विधिक प्रतिपादन संबंधी अव्यवस्था का ज्ञान हुआ। He took inspiration from it। वहां से उन्होंने प्रेरणा ली and proceeded to make a scientific arrangement of English law। और उन्होंने आंग्ल विधि को वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध करना प्रारंभ किया। The method which he applied was essentially of English origin। जो तरीका उन्होंने अपनाया वह मूलतः आंग्ल उत्पत्ति का है। उन्होंने मेटाफिजिकल मेथड यानी आध्यात्मिक तरीके को अवॉइड किया, क्योंकि वह मूलतः जर्मन कैरेक्टरिस्टिक का है, यानी मूलतः जर्मन चारित्रिक विशेषता है आध्यात्मिक तरीका। इन्होंने इस मेटाफिजिकल मेथड को अवॉइड किया पूरी तरह से। ये तो हम जानते ही हैं कि जब हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन जो ऑस्टिन महोदय के द्वारा दी गई थी उसे समझा था, तो ये जान लिया था कि उन्होंने बेंथम की तरह ही विधि के सामान्यीकरण को केवल एक विधिक व्यवस्था तक सीमित न रखकर यह विचार व्यक्त किया कि निश्चयात्मक विधि का विज्ञान विशिष्ट विधि शास्त्र के विपरीत सामान्य होना चाहिए। He expressed the view that the science of positive law should be general। और इसीलिए उन्होंने व्याख्यात्मक यानी एक्सपोजिटरी विधि शास्त्र यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन आवश्यक माना और आलोचनात्मक विधि शास्त्र को विधायन का विज्ञान कहकर अध्ययन से दूर रखा। ये तो हम तभी समझ चुके हैं जब हमने ऑस्टिन महोदय के द्वारा ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो परिभाषा दी थी उसको देखा था। आगे जब हम इनके द्वारा पॉजिटिव लॉ संबंधी सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया उसे देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इन्होंने अपना अध्ययन निश्चयात्मक विधि
या संप्रभु के समादेश पर आधारित किया। He based his study on the positive law or command of the sovereign. He separated Bentham's utilitarian policy. इन्होंने बेंथम की उपयोगितावादी नीति को अलग कर दिया। He limited his study to the law strictly so called. इन्होंने कठोर रूप से विधि कही जाने वाली विधि तक अपना अध्ययन सीमित रखा। His 6 lectures, which were delivered in University of England, were published in 1832 in the province of jurisprudence determined. इनके द्वारा दिए गए 6 व्याख्यानों का संकलन 1832 में प्रकाशित हुआ था। His main work was to determine the scope of jurisprudence. इनका प्रमुख कार्य विधि शास्त्र के क्षेत्र को निश्चित करना था। आप लोगों को ध्यान ही होगा कि ये जो एक महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया है, इसके बारे में जानकारी हम लोग पूर्व के वीडियोस में भी प्राप्त कर चुके हैं, है ना? तो अब हम लोग निश्चयात्मक विधि यानी पॉजिटिव लॉ के बारे में जान लेते हैं कि ये ऑस्टिन महोदय के अनुसार है क्या। इसके लिए कहा जाता है कि ऑस्टिन महोदय ने इसकी खोज की थी। तो उन्होंने ये निश्चयात्मक विधि यानी पॉजिटिव लॉ की खोज किस प्रकार से की थी, उसे जब हम ये स्लाइड समझ लेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि जैसा कि हम जानते हैं कि यूं तो विभिन्न विधि शास्त्रियों के द्वारा ऑस्टिन महोदय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसे भिन्न भिन्न नाम दिए गए थे। प्रोफेसर एलन, जो अपने समय के एक इम्पोर्टेंट ज्यूरिस्ट रहे हैं, उनके अनुसार ऑस्टिन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है इसे आदेशात्मक विचारधारा कहना उचित होगा, यानी इम्पेरेटिव स्कूल कहा जाना उचित होगा। ये आगे के स्लाइड्स में और वीडियो में हम समझ जाएंगे। जैसे जैसे हम ऑस्टिन महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि प्रोफेसर एलन ने ऐसा क्यों कहा था। तो देखते हैं हम कि ऑस्टिन के सिद्धांत का जब अध्ययन हम करते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने विधियों को दरअसल 2 भागों में पहले तो विभाजित किया और उन्होंने कहा कि एक तो होती है वो विधियां जो उचित रूप से विधियां कही जाती हैं, यानी लॉज प्रॉपर्ली सो कॉल्ड, और दूसरी अनुचित रूप में कही जाने वाली विधियां होती हैं, लॉज इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड, यानी ऐसी विधियां जिन्हें हम नाम तो विधि का दे देते हैं लेकिन वह अनुचित रूप में विधि के नाम से पुकारी जाती हैं। ठीक है ना? तो पहले देख लेते हैं लॉज प्रॉपर्ली सो कॉल्ड यानी उचित रूप से कही जाने वाली विधियां। उसके अंतर्गत ऑस्टिन महोदय किन किन को मानते हैं, तो उन्होंने इन्हें 2 भागों में विभाजित किया। पहला कहा लॉ ऑफ गॉड यानी ईश्वरीय विधि, जिसे हम दैवीय विधि के नाम से भी जानते हैं। ऑस्टिन महोदय के अनुसार इसके अंतर्गत वो विधियां आती हैं जो ईश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए निर्मित की जाती हैं। Those laws which are created by God for the human beings, for the man. दूसरी कैटेगरी में वो रखते हैं ह्यूमन लॉ यानी मानवीय विधि को। अब इस भाग के अंतर्गत वो फिर से 2 वर्ग रख लेते हैं, करते हैं, और इसमें पहला वर्ग है पॉजिटिव लॉ यानी निश्चयात्मक विधि का, और दूसरा अन्य विधियां यानी अदर लॉज। तो ये जो निश्चयात्मक विधि है इसकी ऑस्टिन महोदय के द्वारा खोज की गई है और वो ये कहते हैं कि पॉजिटिव लॉ इज एक्चुअली दोज लॉज और द रूल्स which are set by political superior for political inferior. ऑस्टिन महोदय के अनुसार निश्चयात्मक विधि के अंतर्गत वे सभी नियम आते हैं जो कि राजनीतिक प्रवर द्वारा राजनीतिक अवर के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, और इसे इन्होंने निश्चयात्मक विधि का नाम दिया। इस पॉजिटिव लॉ को ही उन्होंने कहा दैट दीज आर द लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, यानी ये वो विधियां हैं जिन्हें कठोर रूप से विधि पुकारा जाता है। और उनके अनुसार विधि शास्त्र का जो क्षेत्र है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है, वो भी पॉजिटिव लॉ की स्टडी तक ही रहना चाहिए।
यानी इसके अंतर्गत केवल निश्चयात्मक विधि का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम पाते हैं कि मानवीय विधि के अंतर्गत जो वो दूसरी श्रेणी रखते हैं अन्य विधियों की, उसके बारे में उनका मानना है कि ये वे मानवकृत विधियां हैं जो कि राजनीतिक प्रबल द्वारा या विधिक अधिकार सृजन करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। These are those laws which are made by man and which are not made by political superior or for creation of a legal right. ठीक है। इसके अंतर्गत वे जनरली रूढ़िजन्य विधियों को यानी कस्टमरी लॉज को रखते हैं और रूढ़िजन्य विधि यानी कस्टमरी लॉज को भी वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप से बाहर का मानते हैं, है ना। जैसे अभी अभी हमने देखा कि ऑस्टिन महोदय के अनुसार जो मानवीय विधि है यानी मैन मेड लॉ है, ह्यूमन लॉ है, वो उसका जो पार्ट पॉजिटिव लॉ है यानी निश्चयात्मक विधि जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर द्वारा पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए बनाई जाती है या जारी की जाती है, केवल इसी का ही अध्ययन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत किया जाना चाहिए एज दे आर लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, क्योंकि ये वे विधियां हैं जिन्हें कठोर रूप से विधि पुकारा जाता है। ठीक है, निश्चयात्मक विधि के रूप में। फिर हम पाते हैं कि जो उन्होंने दूसरा वर्ग किया था लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, यानी वे विधियां जिन्हें अनुचित रूप में विधियां कहा जाता है, उसे भी वो दो भागों में बांटते हैं और पहले में वो रखते हैं एनालॉगस लॉज यानी सादृश्य वाली विधियां, और इसके अंतर्गत वो साधारणतया रखते हैं ऐसी विधियां जो जैसे कि फैशन से संबंधित हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं आजकल फैशन में क्या चल रहा है या फैशन का क्या नियम है, तो इसमें वो कहते हैं कि सादृश्य वाली विधियां होती हैं। इसी के अंतर्गत वो दरअसल पॉजिटिव मोरालिटी यानी निश्चयात्मक नैतिकता को भी रखते हैं और इस निश्चयात्मक नैतिकता के अंतर्गत वे अंतरराष्ट्रीय विधि और अभिसमयात्मक विधि को भी रखते हैं। He calls the international law and the law of conventions as positive morality only. ठीक है, तो इसको वो ये कहते हैं कि दरअसल ये वो विधियां हैं जिन्हें अनुचित रूप से विधि पुकारा जाता है, क्योंकि दरअसल ये तो पॉजिटिव मोरालिटी ही है और इसी कारण से वो इस अंतरराष्ट्रीय विधि यानी इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ कन्वेंशंस यानी अभिसमयात्मक विधि को भी विधि शास्त्र के क्षेत्र से बाहर का मानते हैं कि इसके अंतर्गत उसका अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद में फिर वो जो अनुचित रूप में कही जाने वाली विधियां हैं उसकी दूसरी श्रेणी में लॉ बाय मेटाफोर यानी लाक्षणिक विधियों को रखते हैं, जैसे कि स्कूल टाइम में भी हमने पढ़ा ही है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉज ऑफ ग्रेविटी। तो उनके अनुसार या मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो लॉज हम पढ़ते हैं ना, तो उनके अनुसार ये जो विधियां हैं ये दरअसल लाक्षणिक विधियां हैं। इनमें विधि का लक्षण तो है लेकिन ये लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड नहीं है। ये वो विधियां हैं जो कि अनुचित रूप से विधियां कहलाई जाती हैं। दे आर लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ठीक है ना। सो आई रियली होप कि ये जो निश्चयात्मक विधि यानी पॉजिटिव लॉ है ये ऑस्टिन महोदय के अनुसार क्या है वो हम समझ गए हैं और साथ ही साथ हमें ये भी स्पष्ट हो चुका है कि वो इस निष्कर्ष तक किस प्रकार से पहुंचे हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें देख लेते हैं कि ऑस्टिन महोदय के अनुसार लॉ क्या है, यानी विधि की परिभाषा उन्होंने किस तरह से की है। ठीक है, तो ऑस्टिन महोदय के अनुसार विधि संप्रभु का आदेश है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। ये जो परिभाषा है बहुत छोटी है ना जो ऑस्टिन महोदय ने दी है और याद करने में भी बहुत आसान रहेगी, है कि नहीं। तो कह सकते हैं हम लोग कि ऑस्टिन महोदय के द्वारा जो विधि की परिभाषा दी गई थी वो ये सार रूप में दरअसल यही है। तो विधि संप्रभु का आदेश है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। जब हम इसको देखते हैं तो पाते हैं इसके अंतर्गत बेसिकली 3 मूल तत्व है। वो क्या कह रहे हैं, विधि क्या है, आदेश है।
लॉ इज द कमांड। तो सबसे पहला एलिमेंट हो गया दैट लॉ इज अ कमांड, ये समादेश है। उसके बाद में ये किसकी कमांड है? ऑफ द सॉवरेन, संप्रभु का आदेश है ना। तो इट इज ए कमांड ऑफ द सॉवरेन, यह समादेश संप्रभु द्वारा जारी होता है। ये उसका अगला प्रमुख लक्षण है। और ये जो लक्षण है ये छुपा हुआ है, यानी इस परिभाषा में निहित है, क्योंकि ये तत्व क्या है? लक्षण है अनुशास्ति का, दैट इट इज बैक्ड बाय सैंक्शन। यह समादेश अनुशास्ति से समर्थित है। अब ये कैसे हम कह सकते हैं इंप्लाइड है? क्योंकि वर्ड क्या यूज्ड है? कमांड, यानी कि आदेश। तो जैसे ही हम इस शब्द को देखते हैं या सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इसके अंतर्गत जो कुछ भी कहा जा रहा है, अगर उसके अनुरूप कार्य नहीं किया गया तो फिर उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य होगा, जो कि अनुशास्ति के रूप में यानी सैंक्शन के रूप में होगा। राइट? तो हालांकि देखने में ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसके जब ये हम एलिमेंट्स देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन्हें भी डिटेल में समझना आवश्यक है। ठीक है, तो जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में मैंने कहा कि जो प्रमुख लक्षण है कमांड यानी आदेश, सॉवरेन यानी संप्रभु, और सैंक्शन यानी अनुशास्ति का, तो ये जो लक्षण है इनको हम डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी ऑस्टिन बी पार्ट बी में। ठीक है ना? तो आई रियली होप कि आपको ऑस्टिन महोदय के द्वारा एनालिटिकल स्कूल के अंतर्गत जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी स्पष्ट हो चुकी होगी, यानी पॉजिटिव लॉ की जो उन्होंने खोज की और उनके अनुसार ये जो निश्चयात्मक विधि है ये दरअसल है क्या, इसके बारे में हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बात समझ में आ गई होगी। और साथ ही साथ ऑस्टिन महोदय के द्वारा जो विधि की परिभाषा दी गई है वह भी याद भी रह जाएगी और साथ ही साथ उसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो भी हमने देख लिए हैं। तो इनकी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। I really hope that all of you are keeping safe and actually आजकल केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। All the very best. Thank you so much.